Hi, a very good evening to all of you. Well, I am Rahul Sharma. I am Assistant Labour Welfare Commissioner Central from Central Labour Service. Well, we are into a series of lectures wherein we are trying to find out that what is the best way of writing into an examination to score as much as marks as possible. This is the fourth lecture of the series, and in today's lecture, we'll jump onto a very important theory of public administration, and that theory is scientific management theory by Frederick Winslow Taylor. It is the foundational theory of public administration, considering the point that क्लासिकल थ्योरिस्ट प्राइमरली आर नोन बाय टेलरिज्म ओनली. लेक्चर्स को शुरू करते हैं कि लास्ट क्लास के अंदर हमने क्लासिकल और नियो क्लासिकल थ्योरी के बीच में डिफरेंस देखा था. उस डिफरेंस के अंदर हमने ये देखने की कोशिश करी थी कि दोनों के दोनों पर्सपेक्टिव्स जो हैं किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन को देखते हैं, एफिशिएंसी को देखते हैं, अथॉरिटी, पावर, कम्युनिकेशन, डिसीजन मेकिंग, लीडरशिप, मोटिवेशन, कैसे उनके डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स जो हैं उसने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को, कंटेंट को और प्रैक्टिस को एनरिच किया है. आज की क्लास हमारी रिवॉल्व करेगी, ये जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं बहुत ही हैंडसम से पर्सनैलिटी फ्रेडरिक विंस्लो टेलर, इनके अराउंड. ही इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट थिंकर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. एनीबडी who seems to have a good grip over public administration, he seems to have a very good grip over Frederick Winslow Taylor. Frederick Winslow Taylor को समझने से पहले मैं फिर दोबारा रीइटरेट करूंगा एक छोटा सा पॉइंट कि मैंने आपको पहले बताया था कि एक गोल है, उस गोल को अटेन करने के लिए एक मीन्स है. वो मीन्स बना है मैन, मटीरियल और मेथड्स, जिनको हम ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं. और उस ऑर्गेनाइजेशन को, उस गोल को अटेन करना है 3E से: एफिशिएंसी, इकोनॉमी एंड इफेक्टिवनेस. तो जितनी भी थ्योरीज हमारी रिवॉल्व कर रही हैं वो इसी एस्पेक्ट पे रोटेट कर रही है कि हमें एक गोल को अटेन करना है, और उस गोल को इसी एस्पेक्ट पे रोटेट कर रही है कि हमें एक गोल को अटेन करना है, और उस गोल को अटेन करना है एफिशिएंसी, इकोनॉमी एंड इफेक्टिवनेस से. बट कोई भी थ्योरी को अगर हम समझे, कोई भी थ्योरी को एनालाइज करने की कोशिश करें ह्यूमैनिटीज की, तो सारी थ्योरीज जो हैं दे आर आउटकम ऑफ अ प्रॉब्लम. हम कहते हैं नेसेसिटी इज द मदर ऑफ ऑल इन्वेंशंस. द सेम कैन बी replicated over here, that necessity is the mother of all the theories. हमें थ्योरी की जरूरत ही इसलिए पड़ती है क्योंकि हमको किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, और क्योंकि हमें उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो कुछ प्रिंसिपल्स चाहिए, जो प्रिंसिपल्स यूनिवर्सली एप्लीकेबल हो सके और वो प्रिंसिपल्स अक्रॉस द सिचुएशंस, अक्रॉस द टाइम अप्लाई कर सके और फाइनली एक कंस्ट्रक्टिव सॉल्यूशन निकाल सके. ये सारी थ्योरीज के अंदर कॉमन है, चाहे वो ह्यूमन रिलेशन स्कूल हो, बिहेवियरलिज्म हो, मॉडर्न थ्योरी हो, पोस्ट मॉडर्न थ्योरी हो, स्ट्रक्चरलिस्ट हो, पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट हो, फंक्शनलिस्ट हो, पोस्ट फंक्शनलिस्ट हो. चाहे कोई भी थ्योरी हो, उसका एक ही पर्पस है कि एक प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है इस तरीके से कि वो यूनिवर्सली अप्लाई करी जा सके. तो जब फ्रेडरिक विंस्लो टेलर का जमाना हुआ करता था तो उस जमाने के अंदर एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन थी. अब ऑर्गेनाइजेशन तो आ गई हमारे पास, मैन, मटीरियल और मेथड्स की, लेकिन इसके अंदर जो मैन है, मैन इज वन सच क्रिएचर विच इज नॉट इजी टू हैंडल, बिकॉज उसके पास अपना एक दिमाग है. उसका बिहेवियर नॉट नेसेसरली प्रिडिक्टेबल है मशीन्स की तरह या मेथडोलॉजीज की तरह. तो इसलिए जो ऑर्गेनाइजेशन है वो प्राइमरली दो कंपोनेंट्स में हम तोड़ सकते हैं. पहला है मैनेजमेंट, दूसरा है वर्कर्स. अब मैनेजमेंट और वर्कर्स में हमेशा सास बहू का रिश्ता रहा है कि मैनेजमेंट जो है वो सास की तरह बिहेव करता है, वर्कर्स जो है वो बहू की तरह बिहेव करते हैं. मैनेजमेंट हमेशा चाहता है सास की तरह कि बहू को एकदम दबा दूं, डरा दूं, ताकि उसकी सल्तनत को कोई खतरा ना पहुंचे, अ काइंड ऑफ पावर स्ट्रगल. और वर्कर्स जो हैं वो हमेशा बहू की तरह रिबिलियस हैं, रेडिकल चेंजेस लाना चाहते हैं. तो ये जो झगड़ा है सास और बहू का, यानी मैनेजमेंट और वर्कर का, ये टेलर के जमाने में भी चल रहा था, जिसकी वजह से एक बहुत ही प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हमारे सामने आ रखी थी. और वो सिचुएशन ये थी कि मैनेजमेंट का एटीट्यूड होता था लेजी मैनेजर एटीट्यूड, कि बहू आ गई है, बहू सब करके देगी, झाड़ू वो लगाएगी, पोछा वो लगाएगी, खाना वो बनाएगी. जब वर्कर्स की बारी आई, यानी कि बहू, वर्कर्स का ये एटीट्यूड था कि वो काम ही नहीं करेंगे, जिसे हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की पार्लांस में सोल्डरिंग कहते हैं. सिस्टमैटिक डिले इनटू द वर्क, जिसकी वजह से प्रोडक्टिविटी हैम्पर होती थी, एफिशिएंसी हैम्पर होती थी. तो इस सास बहू के रिश्ते ने बहुत परेशान कर रखा था पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बड़े बड़े थिंकर्स. क्यों? क्योंकि एफिशिएंसी अटेन करनी थी और वो एफिशिएंसी फुल पोटेंशियल पर अटेन नहीं हो पा रही थी.
तो उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए फ्रेडरिक विंसलो टेलर को बुलाया गया, जो बहुत ही एक्सपीरियंस्ड इंसान हुआ करते थे उस जमाने के, जिनको नीचे से लेके ऊपर तक हर एक चीज के बारे में पता था, क्योंकि उन्होंने हर लेवल पे काम किया, लोअर मैनेजमेंट, मिडिल मैनेजमेंट, हायर मैनेजमेंट, शॉप फ्लोर लेवल कहते हैं हम, वहां पर भी उन्होंने काम किया। तो ही वॉज अ वेरी इंटेलिजेंट पर्सन, वेरी क्रिएटिव एंड वेरी इनोवेटिव पर्सनैलिटी। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि कोई भी थ्योरी इज आउटकम ऑफ अ प्रॉब्लम, कि कोई एक समस्या थी, उसके समाधान के लिए एक थ्योरी को लाया गया। अब कोई भी जो थ्योरी है उसकी अपनी एक फिलॉसफी होती है, फिर उसके कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, फिर उसके प्रिंसिपल्स के बेसिस पे कुछ टेक्निक्स और स्ट्रक्चर्स को बनाया जाता है। तो सेम इज द केस विद साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी एज वेल। मैंने आपको पहले ही बताया कि लेजी मैनेजर एटीट्यूड, यानी सास सारा काम जो है बहू करेगी, और सोल्डरिंग यानी बहू काम को इस तरीके से करना कि जो लग रहा है कि काम हो रहा है बट काम हो नहीं रहा है, जिसकी वजह से घर की प्रोडक्टिविटी कम हो जा रही है। तो इस चीज को ओवरकम करने के लिए साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी लाई गई। अब साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी की फिलॉसफी है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही कहा, कि इसने कहा कि साइंस फॉलो होनी चाहिए काम के अंदर। साइंस वॉज प्रेफर्ड ओवर रूल ऑफ थंब, हार्मनी वॉज प्रेफर्ड ओवर डिस्कॉर्ड, कॉपरेशन वॉज प्रेफर्ड ओवर इंडिविजुअलिज्म, एंड मैक्सिमम आउटपुट वॉज प्रेफर्ड ओवर रिस्ट्रिक्टेड आउटपुट। फिलॉसफी ये थी कि किसी तरीके से मैनेजमेंट और वर्कर्स के रिलेशंस को इस तरीके से बेटर बनाना है कि एफिशिएंसी मैक्सिमम हो, आउटपुट मैक्सिमम हो, ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स जो हैं वो इफेक्टिव वे में अचीव हो जाएं। फिर उस चीज को ओवरकम करने के लिए उस थ्योरी को या उस फिलॉसफी को इंप्लीमेंट करने के लिए कुछ प्रिंसिपल्स बनाए गए। उसमें पहला प्रिंसिपल था कि वर्क जो है, वर्क वो पहले हिट एंड ट्रायल अप्रोच से होता था, एरर एंड ट्रायल अप्रोच, रूल ऑफ थंब कहते हैं जिसको हम, कि ऐसे ही बिना दिमाग लगाए जो है आके जो है कुछ भी खिचड़ी बना दी और बोला कि काम को ऐसे करना है। देयर इज नो वन बेस्ट वे ऑफ डूइंग वर्क, जिसका जो मन कर रहा है वो आ रहा है और मुंह उठा के वैसे ही काम करना शुरू कर दे रहा है। तो साइंस जो है, साइंस सिस्टमैटिक वे ऑफ डूइंग समथिंग, तो सिस्टमैटिक वे ऑफ डूइंग वर्क को आइडेंटिफाई करने की बात करी हमने। अब वर्क जो है वो तो साइंटिफिक हो गया, जब हमने वर्क को ब्रेक डाउन किया छोटे छोटे पीसेस में, एंड वी रियलाइज्ड कि दिस इज द बेस्ट वे ऑफ डूइंग वर्क, एंड वी इंटीग्रेटेड दोज पीसेस इन ऑर्डर टू फाइनली रियलाइज दैट एवरी वर्कर शुड कंटिन्यू टू डू वर्क इन दिस मैनर। देन आया आपका वर्क तो हो गया सेट, अब वर्कर्स को सेट करना था। तो अब वर्कर्स का साइंटिफिक रिक्रूटमेंट करो, वर्कर्स का साइंटिफिक ट्रेनिंग दो, वर्कर्स के लिए साइंटिफिक पर्सोनल मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस रखो। अब वर्क भी साइंटिफिक हो गया, वर्कर्स भी साइंटिफिक हो गए। अब इन दोनों को इंटीग्रेट करना है, ब्रिंगिंग वर्क एंड वर्कर्स टुगेदर इन अ साइंटिफिक मैनर, कि जो आदमी की जो कैपेबिलिटी है उसको उसी के हिसाब से काम दिया जाए। ये नहीं है कि 2 फुट के आदमी को आपने बोल दिया कि 8 फुट का खंभा जाके लगाओ, या 8 फुट के आदमी को कह दिया कि आप जाओ 1 फुट के छोटे से होल के अंदर अपना सर दे के आओ। तो साइंटिफिक ब्रिंगिंग ऑफ वर्क एंड वर्कर्स टुगेदर which ultimately will result in mental revolution. Mental revolution means कि आपका पूरा माइंडसेट ही बदल गया, आपका दिमाग ही बदल चुका है। पहले जो आपको दुश्मन की तरह लगता था वो दोस्त की तरह लगने लग गया, यानी सास और बहू के अंदर बहुत ही अच्छे रिलेशंस आपस में एस्टैब्लिश हो गए। लेकिन फिलॉसफी भी सही है, प्रिंसिपल्स भी सही है, लेकिन इन सबको भी इंप्लीमेंट करने के लिए हमें टेक्निक्स चाहिए। तो अगर हमें साइंटिफिक वे ऑफ डूइंग वर्क को आइडेंटिफाई करना है तो हमें टाइम एंड मोशन स्टडी करना पड़ेगा मशीन्स का, जो टेलर ने एक फिलॉसफी दी कि आप जो है टाइम एंड मोशन स्टडी करिए। दूसरा, आप वर्क स्टडी करिए कि वर्क में क्या क्या रिक्वायरमेंट है, कितने टाइम के लिए रिक्वायरमेंट है, कौन से पर्सनल यहां पे डेप्यूट होने चाहिए, क्यों डेप्यूट होने चाहिए, कितनी देर के लिए डेप्यूट होने चाहिए। उसके बाद टेलर का एक मास्टर स्ट्रोक था। हर जो एक थिंकर है वो अपने एक मास्टर स्ट्रोक के लिए जाना जाता है, जैसे हर्बर्ट साइमन जाने जाते हैं डिसीजन मेकिंग के लिए, आपके चेस्टर आई बर्नार्ड जाने जाते हैं जोन ऑफ इंडिफरेंस के लिए। उसी तरीके से साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी में, टेलरिज्म में, फंक्शनल फोरमैनशिप, एक ऐसा मिडल लेवल मैनेजमेंट क्रिएट करना कि सास और बहू के बीच में बहुत ही अच्छे रिलेशंस हो जाएं। और फंक्शनल फोरमैनशिप थी आपकी, यानी कि हस्बैंड या फिर सन, बीच में एक ऐसा लेयर जो मीडिएशन का काम करेगा। जहां रिलेशन ज्यादा खराब होने लग गए, जहां सास ने बोला कि का बबुआ तुम्हारी बहुरानी जो है काम नहीं करती है, और इतने में जो है फंक्शनल फोरमैन्स वो तुरंत बीच में आके इंटरमीडिएट करेंगे, ना ना अम्मा ऐसा नहीं है, वो बहुत काम करती है।
और इतने में अगर वर्कर्स ये बोले हस्बैंड को आके, यानी बहू ये बोले अपने हस्बैंड को आके कि अम्मा हमको बहुत मारती है, तो फंक्शनल फोरमैन इमीडिएटली बीच में आ जाए ब्रेक वाटर का काम करने के लिए और बोले कि नहीं नहीं, ये उनकी मार नहीं, उनका प्यार है। तो बेसिकली फंक्शनल फोरमैन एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाया गया बीच के अंदर जो एक डिफरेंशिएटेड स्ट्रक्चर था, जो एक सुपरवाइजरी स्ट्रक्चर था, जिसका काम था एक इंडस्ट्रियल हार्मनी या पीस एस्टैब्लिश करना बिटवीन द मैनेजमेंट एंड द वर्कर्स। उसके अलावा टेलर का एक और मास्टर स्ट्रोक रहा है, और वो है आपका कि टेलर ये बात समझ गया था कि इंसान खुश किससे रह सकता है। इंसान खुश रह सकता है वो है मनी से, पैसा। कोई इस दुनिया में ऐसा नहीं है एक्सेप्ट फ्यू ग्रेट पीपल जिनके लिए पैसे की कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि मनी इज एन इंपॉर्टेंट मीन्स टू अचीव ऑल द मटीरियलिस्टिक प्लेजर्स, एंड मटीरियलिज्म इज ऑल्सो अ वे टू स्पिरिचुअलिज्म। तो जब तक आप जो है उस मटीरियल से बोर नहीं हो जाएंगे, तब तक आपको अध्यात्म की तरफ बढ़ाएंगे नहीं। तो इसलिए मटीरियलिज्म इज एन इंपॉर्टेंट फिलोसफी व्हेन इट कम्स टू अंडरस्टैंडिंग द टीनेट्स ऑफ स्पिरिचुअलिज्म। तो टेलर ने कहा कि जो ज्यादा काम कर रहा है उसको ज्यादा पैसा दो, जो कम काम कर रहा है उसको कम पैसा दो। जो ज्यादा आउटपुट, जितने ज्यादा प्रोडक्ट्स बनाएगा उसकी सैलरी धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। उसे हम डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम कहते हैं। तो टेलर ने एक नया कंसेप्ट जो है आगे थ्रो किया, जिसको हम कहते हैं इकोनॉमिक रैशनल मैन। उसने कहा एवरी वर्कर इन एन ऑर्गेनाइजेशन इज एन इकोनॉमिक रैशनल मैन। वो रैशनल है और मनी से मोटिवेट होता है। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी जो है मोर और लेस इन इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स के अराउंड रिवॉल्व कर रही है। इसके ऊपर मैं 10 घंटे के भी लेक्चर्स दे सकता हूं आपको, लेकिन उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि पेपर में आप इतना लिख नहीं पाएंगे। मेरा प्राइमरी फोकस इस बात पे है कि पेपर में जितनी भी लिमिटेड नॉलेज हो सकती है आपकी, और उससे जितना बेहतर आंसर हो सकता है हम वो लिख सकें। कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स जो ये फिलॉसफी, प्रिंसिपल्स और टेक्निक्स में हम डिस्कस नहीं कर पाए, उनमें से एक है साइंटिसिज्म, टेक्निसिज्म। क्लासिकल थिंकर्स प्राइमरली साइंटिसिज्म और टेक्निसिज्म पे वर्क किया है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप या को रिलेशन वाली जो अंडरस्टैंडिंग्स है उन पे। स्पेशलाइजेशन एंड डिफरेंशिएशन, अगर आप फंक्शनल फोरमैन्स की बात करेंगे, वहां पे आपको सारे फंक्शनल फोरमैन्स के नाम लिख के नहीं आने, बस आपको फंक्शनल फोरमैनशिप लिखना है और ये बताना है कि ये एक स्पेशलाइजेशन था, कि ये वाला क्लर्क ये काम करेगा, ये वाला क्लर्क ये काम करेगा। एक हमने डिफरेंशिएट कर दिया सारी की सारी एक्टिविटीज को, जिससे सुपरविजन इंप्रूव हो सके। लेकिन इसको बाद में क्रिटिसाइज भी किया गया है कि ये सेंट्रलाइजेशन भी है और डिसेंट्रलाइजेशन भी है। इसकी वजह से एक स्ट्रक्चरल एनार्की या एक स्ट्रक्चरल कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी। दूसरी चीज, क्योंकि टेलरिज्म पार्ट है आपका पुरानी स्ट्रक्चरल फिलॉसफी का, तो स्ट्रक्चरलिज्म, फंक्शनलिज्म, ये कुछ कीवर्ड्स हैं जो पेपर के अंदर बार बार आएंगे। आप टेलर का आंसर ऐसे स्टार्ट कर सकते हैं, द टेलर एम्फेसाइज्ड अपॉन द टेक्नो मैकेनिकल स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन वेयरइन अ ह्यूमन बीइंग वाज कंसीडर्ड एज एन इकोनॉमिक रैशनल मैन। उसके अलावा जो क्लासिकल थिंकर्स के हमने जितने भी कीवर्ड्स डिस्कस करे हैं, वो सारे के सारे कीवर्ड्स वन और द अदर वे में फिर दोबारा आप पेपर में रेप्लिकेट कर सकते हैं अगर टेलर के ऊपर कोई सवाल आता है। आने वाले लेक्चर्स के अंदर हम टेलर की फिलॉसफी के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, ताकि जितना भी पढ़ा है हम ये समझ सकें कि वो हमें समझ आया है और उसको हम पेपर के अंदर रिप्रोड्यूस कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन इज अ फिजिकल स्ट्रक्चर, अगेन टेलर ने भी इसी पे ध्यान दिया। फंक्शनल फोरमैनशिप इज नथिंग बट अ फिजिकल स्ट्रक्चर, वहां कोई ह्यूमन इमोशंस की बात नहीं करी गई। वो इट्स अ काइंड ऑफ पोजीशन, पोजिशनल इंटरेक्शन की बात करी। सास बहू का रिश्ता कैसे इंप्रूव किया हमने फंक्शनल फोरमैन्स को लाकर। एफिशिएंसी, हाउ गुड द स्ट्रक्चर्स आर, कि जितना अच्छा फंक्शनल फोरमैन्स परफॉर्म करेंगे उतनी ज्यादा एफिशिएंसी होगी। अथॉरिटी, अगेन पोजिशनल। पावर, कोर्सिव, टॉप डाउन कम्युनिकेशन। डिसीजन मेकिंग, अथॉरिटेरियन एंड एक्सक्लूसिव। मैनेजमेंट, हायर मैनेजमेंट डिसीजन लेगा, नीचे वाले काम करेंगे, नीचे वालों के पास दिमाग ही नहीं है, इस चीज को माना गया। लीडरशिप, अगेन पोजीशन सेंट्रिक। और मोटिवेशन, अगेन गाजर या छड़ी, या तो काम करो या मार पड़ेगी। तो प्राइमरली जो भी क्लासिकल के फीचर्स हैं वो सारे के सारे क्लासिकल फीचर्स टेलरियन फिलॉसफी पे भी इक्वली एप्लीकेबल हैं। जब हम टेलरियन फिलॉसफी के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे तो वहां पे इसका प्राइमरली क्रिटिसिज्म आ जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट इन सारी फिलॉसफीज का एक्चुअली क्रिटिसिज्म ही है, क्योंकि क्वेश्चंस जनरली वन और द अदर वे क्रिटिसिज्म के ही आसपास इवॉल्व करते हैं। तो हियर इज एन एंड ऑफ टेलरियन फिलॉसफी। मैं एक बार छोटा सा आपको रिवाइज करा दूं इसके कीवर्ड्स। मैंने आपको बताया कि मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच में सास बहू का रिश्ता है, आपस में कन्फ्लिक्ट है। इस कन्फ्लिक्ट को ओवरकम करने के लिए टेलर को बुलाया गया। टेलर ने जो है साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी दी, उसकी एक फिलॉसफी है, एक प्रिंसिपल है, एक टेक्निक है। उसकी फिलॉसफी ये है कि साइंस ओवर रूल ऑफ थंब, हार्मनी ओवर डिस्कॉर्ड, कॉपरेशन ओवर इंडिविजुअलिज्म, मैक्सिमम आउटपुट ओवर रिस्ट्रिक्टेड आउटपुट। ये फिलॉसफी थी उसकी। उसके बाद प्रिंसिपल्स आए कि पहले आप वर्क की साइंस को आइडेंटिफाई करो, फिर वर्कर्स
कि साइंस को आइडेंटिफाई करो, फिर दोनों साइंटिफिक एंटिटीज को साथ लाओ और एक साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन बनाओ, उसके बाद एक मेंटल रेवोल्यूशन क्रिएट कर दो, वेरिएबल सम गेन, कि वर्कर्स जो हैं वो ज्यादा से ज्यादा आउटपुट प्रोड्यूस करें, इसलिए कि जितना ज्यादा आउटपुट होगा उन्हें उतना प्रॉफिट होगा और वो प्रॉफिट उनमें उतना शेयर किया जाएगा। और मैनेजमेंट जो है ये ना डरे कि वर्कर्स का शेयर अगर प्रॉफिट में बढ़ गया तो उनका प्रॉफिट कम हो जाएगा या उनका शेयर कम हो जाएगा। तो एज अ रिजल्ट प्रॉफिट को इतना बड़ा कर दो कि मैटर ही ना करे कि आपस में जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है वो किसके पास ज्यादा जा रहा है, किसके पास कम जा रहा है। अगर 100 रुपीज का प्रॉफिट था तो उसको 1 करोड़ का कर दो, ताकि 10% भी अगर वर्कर्स के पास जा रहा है तो 10 लाख इतना बड़ा है कि वो 10 रुपीज से बहुत ज्यादा है। फिर उसके बाद आपकी टेक्निक्स, टाइम एंड मोशन स्टडी, जो हम साइंस ऑफ वर्क को आइडेंटिफाई करने के लिए कर रहे हैं, वर्क स्टडी। उसके बाद फंक्शनल फोरमैनशिप, एक मीडिएशन वाला काम, हस्बैंड वाला काम। फाइनली डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम, कि वर्कर्स का मोटिवेशन बना रहे, जिसे हमने मेंटल रेवोल्यूशन से कोरिलेट किया है। तो थैंक यू सो मच, वील मीट इनटू द नेक्स्ट लेक्चर and then we'll discuss about some of the questions that have come into the past years and how to approach those questions even if you do not know a single word about it. So thank you so much.